हेलो एवरीवन, आज हम मैथ ए का जो पार्ट नंबर 7 है उसको डिस्कस करेंगे। और पार्ट नंबर 7 में हम जिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के मैथ सेक्शन की एनालिसिस करेंगे वो रहेगा हिमाचल प्रदेश का जो जेवीटी का टेट हुआ था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, नवंबर 2019। उसमें जो मैथमेटिक्स सेक्शन रहा था, अब हम उसकी एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। नवंबर 2019 वाला जो रहा था, इससे पहले देखो पार्ट 6 तक, पार्ट 1 से लेकर 3 तक हमने क्या डिस्कस किया, कौन सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, जो जेवीटी का सीईटी हुआ था 2020 के लिए। उसमें मैथ के कुल 25 क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 4 से लेकर 6 तक हमने क्या किया, जो जेवीटी का टीईटी हुआ था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कौन सा, जून वाला 2019। उसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि the cost price of 24 oranges is equal to the selling price of 18 oranges, then find profit %। यदि 24 संतरों का, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि 24 संतरों का क्रय मूल्य 18 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 24 जो हमारे पास 24 संतरे हैं, उनका जो सीपी है वो बराबर है किसके, 18 संतरों के एसपी के। देन हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो देखो हमें तो क्या है, सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य और सेलिंग प्राइस जो जिस मूल्य पर हमने बेचा। ठीक है, तो मेरे को तो इनके बीच में रेशो चाहिए। तो देखो मैं इस 18 को इस तरफ ले आऊं, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है, इस तरफ क्या आ जाएगा, भाग करेगा, 24/18 इज इक्वल टू, और ये सीपी उस तरफ ले जाऊं तो SP/CP, ये कट सकते हैं, 6 × 18, 6 × 24। तो मेरे को SP/CP के बीच में रेशियो क्या मिली, 4/3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई मैं वस्तु 3 रुपए में खरीदता हूं और तो उसे मैं कितने रुपए में बेच रहा हूं, इस कंडीशन के अनुसार कि अगर मैं कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद रहा हूं, खरीद मूल्य 3 है, तो बेच कितने में रहा हूं, 4। तो मेरे को कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ, प्रॉफिट कितना हो गया, मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, +1 का हो रहा है ना, 1 रुपया कमा रहा हूं मैं। तो देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितने का लाभ, 1 का, कितने पर, लाभ का आप आइडिया कहां से लगाते हैं, 4 से थोड़ा ना लगाएंगे। आपने जो चीज खरीदी, देखो 1 का लाभ हो रहा है, लेकिन किस पर, सीपी पर, 3 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना बन गया, 100/3, और इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 33.1/3। इसको मिश्रित भिन्न में नहीं कन्वर्ट कर सकता। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको मैं जो एक रिलेशन दिया था, इसको मैं रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट किया। उससे मेरे को पता चला कि अगर मैं कोई चीज 3 रुपए में खरीद रहा हूं जनरली, तो मेरे को 4 रुपए में वो मैं उसको बेच रहा हूं, तो कितना लाभ कमा रहा हूं, 1 का लाभ। 1 का लाभ कमा रहा हूं मैं 3 पर, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 × 1/3, जो है हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा, ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आए तो इसी तरीके से करने हैं। आपने उनके बीच में रेशियो जो वो जर्नलाइज फॉर्म में लेके आनी है, देन परसेंटेज निकालना हो या लॉस निकालना हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, देन यू विल गेट द आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पॉज कीजिए, अगर आप खुद कर सकते हैं तो पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। एक थैले में 25 पैसे हैं, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं और एक 5 पैसे के हैं, और उनके बीच में किस प्रकार से कि अगर 1:2:3, मतलब ये जनरली बता रहा है कि अगर इस तरीके से बंटवारा होगा, अगर मेरे पास 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो 10 पैसे के 2 होंगे और 5 पैसे के 3 होंगे। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2, 4 और 6। अगर मेरे 25 पैसे के 2 होंगे तो 10 पैसे के 4 होंगे और 5 पैसे के 6 होंगे। अनुपात इसी तरीके से आगे जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, लेकिन रेशियो यही रहेगी उनमें, है ना। अगर आप जिस ऑर्डर में ये दिए उसी ऑर्डर में 25 पैसे का अगर 1 रहता है तो 10 पैसे के 2 रहेंगे और 5 पैसे के 3 रहेंगे। अगर आप इनको चेंज करते, मान लो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर से रेशियो वही रहेगी, ठीक है, इस रेशियो में होंगे। और मेरे पास जब मैं इस तरीके का रेशियो कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास एंड में 60 रुपीज होते हैं। मतलब इस तरीके से इन सिक्कों का बंटवारा है कि अगर उनको मैं जोड़ दूं ना तो मेरे पास 60 रुपए बनते हैं कुल। तो मेरे को बता रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, कि सिक्के कितने हैं, ये मेरे को बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, समझने योग्य क्वेश्चन है ये। देखो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। देखो अच्छा, एक चीज नोट रखना ना, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे। इस चीज को तो ध्यान रखना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, ये चीज तो आपने नोट रखनी है। ये यहां तक तो क्वेश्चन ही था। अच्छा मान लो मेरे पास 25 रुपए के कितने पैसे हैं? 25 पैसे का एक सिक्का, मान लो यही रेशो में यूज करता हूं तो 25 पैसे हो गए, प्लस 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 20 पैसे हो गए, प्लस 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 15 पैसे हो गए। तो कुल मिलाकर कितने पैसे मेरे पास? फिर इनको जोड़ूं, अगर ये वाला मेरे पास रेशो होता तो मेरे पास कितने पैसे होते? 25 यहाँ 5 डाल दी, 30, 20, 50 और 10, 60 पैसे, 60 पैसे। लेकिन मेरे पास 60 पैसे थोड़ी नहीं है, मेरे पास 60 रुपए, और 60 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई? 1 रुपए में 100 पैसे, तो 60 रुपए में 60 से तो 6000 पैसे आ गए मेरे पास। एक्चुअली में ये थोड़ी ना है, मेरे पास 60 पैसे थोड़ी नहीं है, मेरे पास तो है 6000 पैसे, यही है। तो मतलब मेरे पास इससे कितने ज्यादा होना चाहिए, कितने ज्यादा होना चाहिए, कितने टाइम्स, कि मेरे 60 पैसे को 6000 पैसे थे, मेरे पास 60 पैसे थोड़ी नहीं है, तो कितने मेरे को 100 पैसे ज्यादा रखने पड़ेंगे, इंटू 100 टाइम्स ज्यादा रखने पड़ेंगे। मतलब मैं 100 टाइम अभी कम हूं, तो मतलब मेरे पास एग्जैक्ट में 25 थोड़ा ना होंगे, ये भी 100 टाइम ज्यादा होंगे। कितने हैं? क्या 2500 पैसे होंगे? एग्जैक्टली मेरे पास 25 पैसे नहीं थे, 2500 पैसे थे, 2500 पैसे, ठीक है। मेरे को 25 वाले बताना तो मैं इसको यूज करूंगा। देखो 100 पैसे में होता है, अब मेरे को सिक्कों की संख्या बतानी है, देखना 1 रुपया, ठीक है, यहां तक तो ये चीज समझने वाली थी। अब यहां पर देखो 100 पैसे को बोलते हैं 1 रुपया, लेकिन मेरे पास 100 पैसे थोड़ी नहीं है, मेरे पास 2500 पैसे हैं। तो मैं यहां पर कितना 2500 गुणा 25 कर दूं, तो यहां पर भी मेरे को गुणा 25 करना पड़ेगा। तो 2500 पैसे में कितने रुपए आ गए? 100 रुपए आ गए। ₹100। रुको 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 रुको, 2500 पैसे में कितने होते हैं? मेरे पास 100 रुपए हैं। रुको रुको, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। मेरे पास होते हैं, देखो 100 पैसे में होते हैं 25 पैसे के 4 सिक्के। मेरे को क्योंकि सिक्के बताने हैं ना, मेरे पास 2500 पैसे हैं 25 पैसे के ना, तो देखते हैं 25 पैसे के मेरे पास 2500 पैसे हैं, मैंने सिक्के बताने हैं। 100 पैसे में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, किसके? 25 पैसे के। ध्यान से देखना, 100 पैसे में 25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं, है ना। तो मेरे पास कितने हैं? 25 हैं, 2500 हैं, तो 25 से गुणा यहाँ पर कर दिया, 2500 यहाँ से 25, तो देखो कितना आ गया। 2500 पैसे में कितने सिक्के होंगे? 2500 पैसे में मेरे पास होंगे 2500 का 100 सिक्के। ध्यान से देखो 100 सिक्के, और यही तो हमसे पूछना चाह रहा था कि कितने सिक्के होंगे। उसी तरह आप इनका भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
एक चीज ध्यान रखना, देखो सबसे पहले मैंने ये मेरे को इसी रेशो को यूज किया, ये इसने एक रेशो दी थी, है ना। मैंने मान लिया कि मान लो मेरे पास यही सिक्के हैं, तो मेरे पास कुल धन बना 60 पैसे, ठीक है 60 पैसे बना। लेकिन मेरे पास बोल रहा है 60 पैसे नहीं है, मेरे पास तो 6000 पैसे हैं। तो मतलब मैं अभी तक 100 टाइम कम हूं। अगर मैं अभी तक 100 टाइम कम हूं तो ये भी फिर 100 टाइम कम है, ये भी 100 टाइम कम लिया मैंने, ये भी 100 टाइम कम लिया है। तो मतलब मेरे पास 25 पैसे नहीं है, मेरे पास 2500 पैसे हैं। अब 100 पैसे में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो मेरे पास कितने पैसे, 25 पैसे के सिक्के के 2500 पैसे। तो यहां भी 2500 पैसे, तो 2500 पैसे में कितने सिक्के बने, 100 सिक्के। तो ये जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, 36 मैन, और उन्होंने प्रतिदिन 7 घंटे काम किया और 32 दिन तक वो लगातार काम करते हैं। 32 डे में उन्होंने ये काम को पूरा कर दिया। लेकिन यही ये जो काम है, यही काम 6 आवर और 24 डे में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो x मैंने मान लिया x आदमी। बोले देखो ये कंडीशन है, तो हमें पूछ रहा है कि कितने आदमी की आवश्यकता होगी, ठीक है। बोले एक काम था, अगर उसको 36 आदमी करते और कैसे करते, 7 घंटे प्रतिदिन करते और 32 दिन तक करते, तो ये काम हो गया, काम हो गया। अब वही काम जो है वो मैंने क्या करना है, प्रतिदिन 6 घंटे करना है, 24 दिन में करना है, तो मेरे को कितने आदमी की जरूरत होगी। तो काम तो वही है ना, तो मैं इसको बराबर कर दूं, क्योंकि जो काम ये किया वही काम अब ये आदमी करेंगे। ये अलग बात है कि हमें अब जो आदमी की संख्या कम है ज्यादा करनी है, ठीक है, ताकि काम जल्दी जल्दी हो, ठीक है। तो इसको मैं बराबर कर सकता हूं। अब जो चीज निकालनी होती है उसको रखते हैं एक तरफ, बाकी सब उठा के इस तरफ ले आओ। तो 36 मैन इंटू 7 आवर इंटू 32 डेज अपॉन, ये गुणा कर रहे हैं सारे यहां पर आएंगे अपॉन में, 6 आवर इंटू 24 डी इज इक्वल टू एक्स। और एक्स क्या माना मैंने, आदमियों की संख्या। तो देखो डी से डी कट गया, एच से एच कट गया, और 6 कम 6, 6 की 36, ये भी कट गया। 8 ते 24, 8 चौके 32, और 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा, 7 चौके 28 दूनी 56, और मैन, तो 56 मैन आए मेरे पास एक्स की मेन्यू। और एक्स को मैंने क्या कंसीडर किया था कि उन टोटल आदमियों की संख्या, तो आदमियों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 56 में जो 56 आदमी होंगे, अगर वो 6 आवर प्रतिदिन काम करेंगे तो 24 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था। तो 56, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक समय में एक राशि 12% वार्षिक दर से जो अपने की दुगनी हो जाएगी। अच्छा 12%, 4 क्या कह रहा है कि एक राशि जो है वो 12% रेट परसेंट दिया हुआ मेरे को, किसने, 12% की दर से अपने आप की दुगनी हो जाएगी। बोले उसको दुगना करना है ना, दुगना करना है इसको, कितना टाइम लगेगा, हमें पूछा कितने समय में ना, उसको दुगना होने में कितना समय लगेगा, हमसे पूछा है टाइम। और क्या रेट जो है वो 12% रहेगी और वो दुगना हो जाएगी। तो देखो रेट का यूज करेंगे। रेट 12% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब बटे 100, तो 12/100, और 12/100 को और सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं 6 और 50 और इसको मैं 3 और 25, तो देखो 3/25 लिख सकता हूं। मान लो मेरे पास है 25 रुपए है मेरे पास, और 12% अगर वार्षिक दर से रेट लगेगा, ब्याज लगेगा, तो 1 साल में इंक्रीमेंट होगा 3। मेरे को इसको डबल करना है, मेरे को क्या बनाना है 50, इसका 25 का डबल। मान लो मेरे पास सीपी है 25 रुपए, लेट
लेट्स सपोज इट, है ना। मेरे पास सीपी है 25 और मेरे को इसका डबल करना है, दुगना करना है, तो 50 पहुंचना है मेरे को। तो 1 साल में 3 रुपए बढ़ेगा, ठीक, 3 रुपए बढ़े, 2 साल में 6 हो जाएंगे, तो 8 साल में कितने हो जाएंगे? 8 साल में मैं पहुंच चुका हूँगा 24 रुपए। मतलब तकरीबन मेरे को 8 साल, तो 8 साल में मेरे पास 24 हो चुके होंगे, 24, लेकिन 1 रुपया अभी भी कम है। तो देखो एक कैसे होगा, देखो 8 साल तो 24 करने में मेरे को लग जाएंगे, 24 रुपए मतलब 49 रुपीज हो जाएंगे मेरे पास 8 साल में। 1 रुपया और बढ़ने में कितना साल, देखो 1 साल में बढ़ रहा है मेरे को 3 रुपीज, तो 1 रुपीज बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? इस 3 को इस तरफ ले आओ, 1/3 ईयर। तो देखो 8 साल लगे 24 को इंक्रीज करने में, प्लस 1/3 साल और लगेगा, तब जाके 25 रुपए। अब देखो जैसे ही मतलब कितने, मतलब 8 से ही 1/3 ईयर लगेंगे टोटली, मतलब तकरीबन 8 साल और 3 महीनों में जो मेरे 8 साल 4 महीनों में मेरे पास जो है वो 25 का 50 हो चुका होगा। तो कितना टाइम लगा उसको दुगना होने में? कितना टाइम लगा? 8 साल 4 महीने, है ना, 8 साल 4 महीने लगे। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा फिर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखो रेट परसेंट को यूज किया, रेट परसेंट का मतलब होता है वार्षिक बताई हुई इसने कि भाई 12% अगर वार्षिक ब्याज की दर से लगेगा, तो मान लो मैंने इसको सॉल्व किया 25 का 12% 3, ठीक है, तो 25 रुपए होते मेरे पास, तो 1 साल में बढ़ते 3 रुपए। मेरे को उसको दुगना करना है, मतलब मेरे को कितने इंक्रीमेंट करना होगा भाई? 25 है, मेरे को 50 बनाने के लिए क्या 25 रुपए और इंक्रीज नहीं करने पड़ेंगे? तो 1 साल में 3 रुपए बढ़े, तो 8 साल में 24 बढ़ गए, तो 8 साल तो गए लग। अब बचा मेरे को 1 रुपया और, तो 1 साल में 3 रुपए बढ़ रहे हैं, तो इस 3 को मैंने इस तरफ उठाया, तो 1 रुपया कितने, 1 रुपया इंक्रीज करने में 1/3 साल लगेंगे। तो 8 पहले लगे थे, 1/3, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई धन 10 वर्षों में जो है वो 3 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से वो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई धन, लेट्स से मेरे को नहीं पता, मेरे पास 1 है और वो 3 गुना हो जाता है, तो 1 को 3 से गुणा किया, तो 3 गुना कितना? 1 का 3 गुना, 3 एकम 3, लेट्स सी मेरे पास 1 रुपया था और उसको 10 वर्ष लग गए कितने होने में? 3 रुपए बढ़ने में, है ना। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। 1 रुपए को बोले 3 बढ़ने में, इसका 3 गुना बनने में 10 साल लगते हैं, तो इसी 1 रुपए को 7 गुना बनने में कितना टाइम लगेगा? 7 गुना, मतलब 7 रुपए बनने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये था क्वेश्चन। अब बताओ मेरे को 1 रुपया था तो 3 रुपए बढ़े, मतलब कि 2 रुपए बढ़ने में कितना टाइम लग गया? 10। मैंने अगर 2 रुपए बढ़ा, मेरे पास 1 रुपए मेरा खुद का था, मेरे को 3 बनाए, 3 बने, पर मेरे देखो 3 बढ़ गए 10 साल बाद, मतलब बढ़े कितने? 2। और 2 रुपए को बढ़ने में, देखो 2 रुपए को इंक्रीज होने में लग गए 10 वर्ष। अब मेरे पास 1 है, मेरे को पहुंचना है 7 रुपए बनाने हैं, तो कितना इंक्रीमेंट करने पड़ेगा? +6 का। तो अगर 2 रुपए को 10 वर्ष लग रहे हैं, तो इसका 6 बढ़ाओ, तो 3 से मल्टीप्लाई यहां कर दूं 3, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन में दोनों साइड करना पड़ता है ना। जो काम आप इस तरफ करोगे वो दूसरी तरफ, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 6 रुपए को इंक्रीमेंट होने में 30 वर्ष लगेंगे, 30 वर्ष। सो ऑप्शन नंबर, तो कितना टाइम लगेगा इसको? 30 वर्ष। कैसे लगेगा वो आपको चीज, क्योंकि +6 इंक्रीमेंट करना है ना, तो अगर 2 रुपए बढ़ने में 10 साल लग रहे हैं, तो 6 रुपए, 4 बढ़ने में 20 साल और 6 बढ़ने में 30 साल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहा फिर? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, है ना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये इसने डायरेक्ट जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उसको पूछ लिया है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। 6th क्वेश्चन करेंगे
उसने पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये तो फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है मैथमेटिकली, ये तो लैंग्वेज फॉर्म में इसका मतलब होता है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ऐसे करके आपके पास n नंबर है, n कितने भी 10,000 करोड़, n की जगह आप कुछ भी, लेकिन एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप इनको जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, क्या होता है, वो होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ गया, सी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। और ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ना, इस श्रेणी में कुल कितनी संख्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ऐसे करके प्लस 10 तक, इन सबको जोड़ के बताओ मेरे को। तो आप तो लगे ऐसे बच्चों की तरह जोड़ने, ऐसे नहीं, देखो नंबर, ये जो लास्ट बताता है नंबर ऑफ टर्म कितनी, इसमें कुल कितनी संख्या है 10, तो 10 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 10 गया 5, तो 11 55। तो जब इन सब को जोड़ोगे तो आपके पास 55 बनेगा, ये फार्मूले का यूज है। अब यहाँ 10 है, यहाँ मैं आपको बोल दूं कि आप 1 लाख तक जोड़ के बताओ, तो क्या आप ऐसे बच्चों की तरह जोड़ने लगोगे, फिर तो 2 दिन लग जाने, इसलिए ये फार्मूला डेवलप हुआ है ना। तो ये हैं कुछ और आइडेंटिटीज हैं, उनको भी याद रखेंगे। देखो इसके साथ वो भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम वो भी पूछी जा सकती हैं, तो उनको मैं करके लिखता रहता हूँ। 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + n, मतलब ये 1 से शुरू होकर आप n तक जाओगे, मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, सम का 2 + 4 + 6 + 2n का होता है, सम का क्या होता है n × n + 1, ये होता है सम का, n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब ऑड का क्या होता है 1 + 3 + 5 + अप टू सो ऑन + 2n - 1 = n², और n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स। एक और होता है 1 का स्क्वायर, वर्ग में ना, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n² = n × n + 1 × 2n + 1/6, ये इसका होता है n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स। और एक क्यूब का होता है 1 क्यूब, 2 क्यूब + 3 क्यूब + अप टू सो ऑन + n³ का फॉर्मूला होता है n² × n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये हमसे पूछी गई थी इस बार एग्जाम में, नेक्स्ट ये भी पूछी जा सकती हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इनका जनरली काफ़ी यूज़ रहता है, जब क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज तो मैं आपको इनका डिटेल से यूज़ बताऊंगा। फिलहाल के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि x + 1/x = इसका मान है आपके पास 5। तो हमें ये बताना है कि x² + 1/x², इसका जो मान है वो क्या होगा। तो देखो अब ये इसकी मैंने ये चीज़ बनानी है, तो अगर मैं a + b का होल, देखो अगर सपोज करो मेरे पास, मैं इसका a+ दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, तो देखो सपोज करो अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूँ, मैथमेटिक्स में अगर आप जो काम इक्वल के साइन के इस तरफ करोगे वही दूसरी तरफ करोगे तो बैलेंस बना रहता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो वो आप काम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है ये चीज़ अलाउड करता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं खुद से तो दोनों तरफ कीजिए, फिर कोई इनबैलेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस तरफ स्क्वायर करूँ, अच्छा करा क्यों, क्योंकि मेरे पास a² + b², तो अलग अलग हो जाएगा स्क्वायर, तो मेरे पास ये चीज़ मैंने निकालनी है, क्या आ जाएगी खुद से, ध्यान से देखो, खुद से आ जाएगी ना, हाँ तो वही तो है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू ना। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ इसका, x² + 1/x², इसका ही मैंने स्क्वायर कर दिया। ओहो ये क्या लिख दिया मैंने,
मैं बोल रहा हूँ मैं इसका x प्लस 1/x इसका भी स्क्वायर कर दूंगा और 5 का भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लगाता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, a बटा b का होल स्क्वायर को मैं a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगाओ, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये डॉट का मतलब गुणा होता है, ठीक है, इंटू 25 आ गया। अच्छा, अब मैंने बताया a बटा b का स्क्वायर हो तो मैं इसका अलग अलग कर सकता हूं। तो देखो x स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आ गया, प्लस x से x कैंसिल 2 इज इक्वल टू 25, है ना। अब इसका जो ये जो प्लस का 2 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 2 दूसरी तरफ गया तो 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। तो ये दो फॉर्मूले यूज हुए इसमें, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ये जो एक हमारे पास समीकरण है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसको हल निकालो, सॉल्यूशन है ना, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन लिख लेता हूँ ताकि मैं एक बार फिर से आपको समझा सकूँ, अदरवाइज पहले भी समझाया, 3 और 5, 3 और 4, 2 और 1, 1 और 3, ये ऑप्शन है हमारे पास। इसके सॉल्यूशन होता क्या है, ये है द्विघात, एक था द्विघात बहुपद। देखो अगर मेरे पास ये इक्वल का निशान नहीं होता और सिर्फ इतनी होती तो मैं इसको कहता द्विघात बहुपद, लेकिन इक्वल का साइन आ गया, इक्वल टू समथिंग आ गया, तो अब ये बहुपद ना होकर ये इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल टू का निशान जो साइन है वो इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो मैं बोलूंगा इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfy given equation। ये होते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यहां पर ये चर जो होते हैं जिनका फिक्स मान हमें पता नहीं होता। प्रीवियस पार्ट में आपको मैंने इनके बारे में डिटेल से बताया है, जिन बच्चों ने ये नहीं देखा वो उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मतलब x के वो मान जो इस इक्वेशन को बराबर करेंगे, मतलब यहां पर अगर रखूं और 0 0 हो जाए दोनों तरफ, मतलब ये कंडीशन, x के वो मान जो ये वाली कंडीशन तैयार कर दे, मतलब जो ये एक तरह का तराजू है ना, ये दोनों तराजू जब बराबर हो जाएंगे वो वाले x के मान इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। और कितने सोल्यूशन होंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री मैंने आपको बड़ी बार बताया, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 2। जितनी डिग्री होती है उतने इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के जो ये इक्वेशन होती है उनमें जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। डिग्री बेसिकली हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिग्री 2 तो सॉल्यूशन भी 2, सब में ही 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तरीका तो है कि अगर आपको मेथड आता तो आप वो लगाइए, अब निकालने कैसे है सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन थी। अगर आप अब देखो किसी को तो आता है मेथड, तो वो मेथड लगा के निकालेगा। अगर आपने मेथड नहीं लगाना है तो आपको इतना चीज तो पता है ना कि ये जो अगर ये आंसर होंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप 1 बाय 1 चेक कर लो। पहले 3 फुट करके देख लो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 21 प्लस 12 और 9 कितने होते हैं
21 होते हैं, क्या सेटिस्फाई कर गया 3? तो 3 तो एक इसका सोल्यूशन है, क्योंकि जी बराबर है 0। क्या 0 और 0 बराबर हो गए? है, तो 3 से बराबर हो गए ना। आप 5 पुट करके देख लो, 3 तो मतलब है, एक तो मेरे को मिल गया 3। 5 पुट करो, 25 माइनस 35 प्लस 12, 5 2 7, ये तो बराबर नहीं है, तो मतलब 5 तो नहीं है, तो ये वाला तो गया बाहर। अब अच्छा 3 तो है, 4 पुट करके देखो, 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 चौके 28 प्लस 12। अब 4 6 2 और ये प्लस प्लस के होते हैं ना, 6 और 2 8, 2 1 1 2 28, यस 0 0 इज इक्वल टू 0। मतलब एक 3 है और एक 4 है, जितनी डिग्री उतने ही सोल्यूशन। तो 2 सोल्यूशन तो हो गए, तो ये वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और अगर ऐसे ना निकालने होते, मान लो आपको ये देखो, एक तो है ये तो आपका है, आप किस तरीके से यूज करते हो। अगर आपने मेथड लगाना है तो वो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, कैसे लगाना है वो। देखो ये रफ लाइन मैंने आपको बताया था, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, पहली टर्म को तीसरी से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12, तो क्या बन गया 12x स्क्वायर। बना कि नहीं बना? बन गया। अब इस 12 के फैक्टर कर लो साइड में ना, 12 की 2 से गया 6, 2 से गया 3 और 3 से गया तो 1, ठीक है। अब देखो बीच वाली टर्म लिखूं -7x, इसको तोड़ना है 2 टुकड़ों में करने हैं, इस तरीके से कि जोड़ू तो वापस से ये बन जाए और गुणा करूं तो ये बन जाए। तो देखो करो इसका अरेंजमेंट। देखो इसको मैं एक जगह लिख दूं, 2 और 2 4, एक में 4 लिख दूं और एक 3 लिख दूं, तो 4 और 3 के 7 होते हैं, लेकिन मेरे को माइनस बनाने हैं तो माइनस लगा दूं। माइनस के 3 और माइनस के 4 माइनस के 7 हो गए, तो x तो लगाना पड़ेगा, x तो दोनों के साथ ही लगेगा, ये नहीं है। और देखो गुणा करके देखो, जोड़ूं तो ये बन जाएगा, गुणा करो माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 3 12 और x गुणा x, एक्स स्क्वायर। तो हो गई कंडीशन, लिख दो इनको, एक्स स्क्वायर -3x, इनको जैसे मर्जी लिखो, -4x इज प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना, 4x। अब देखो अब 4 टर्म में हो जाएंगी, 3 पहले कुछ कॉमन होगा, पहली 2 में कुछ कॉमन होगा, अगली 2 में कुछ कॉमन होगा। देखो x है तो x -3 बचा, क्या माइनस दोनों के पास है, बिल्कुल है, प्लस के पास 2 माइनस होते हैं, प्लस का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस, तो इसके पास माइनस है, 4 3 12 4 है, तो x -3 इज इक्वल टू 0। अगर आप सही कर रहे होंगे तो ये दोनों ब्रैकेटें सेम आती हैं, अदरवाइज आप गलत कर चुके हैं, ठीक है। पहली ब्रैकेट यही आ गई और दूसरी जो बच गई इज इक्वल टू 0, तो ये आ गई। अब देखो ये 2 चीजें 0 हैं, तो इन 2 चीजें 0 हैं, तो या तो फिर x -3 बराबर 0 होगा या फिर x -4 बराबर 0 होगा। तो x का मान यहां से आ गया 3 और x का मान यहां से आ गया 4, तो 3 और 4 हमारे सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी। दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने तो आपको यही बताया था, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो x के वो मान क्या है, एक या तो 3 हो सकता है या 4 होगा, 2 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी डिग्री उतने ही सोल्यूशन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये कह रहा है कि a³ + b³ -3ab मैं ऐसा क्या जोड़े कि मेरे पास, मैं कुछ जोड़ना है, मैं प्लस कुछ ऐड करना है कि मेरे पास क्या आ जाए, 3a² + 4b³ + 4c³ जो है वो प्राप्त हो जाए, ठीक है जी। ये बोल रहा है कि इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं, मेरे को नहीं, वही हमसे पूछना चाहता है, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो जो टर्म है वो बन जाए। तो मैं बोल रहा हूं x जोड़ दो, मेरे को नहीं पता, x मान लिया मैंने। अच्छा अब देखो मैंने मान लिया x जोड़ू, तो जो चीज निकालनी होती है वो बराबर है कि एक तरफ रखनी है, बाकी सब कुछ उठा के इस तरफ ले आना है। तो देखो x मैंने यहां रहने दिया, वो लिख लिया पहले मैंने, 3a² + 4b³ + 4c³। अब प्लस का a³ है, ये जिसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस का साइन, प्लस का a³ दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का a³ हो गया।
प्लस का बी क्यूब जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बी क्यूब, और माइनस का जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3ab बन जाएगा। बस अब तो सॉल्व करो, x का मान आ गया। तो 3a² में से एक a², इसके साथ एक तो लगा ही है ना, एक a² चला गया तो क्या 2a² बच गया। अच्छा 4b क्यूब में से एक b क्यूब चला गया तो 3b क्यूब बच गया। अच्छा प्लस 4c क्यूब, ये तो रह गया एज इट इज, प्लस 3ab। बस ये आ गया x का मान, इसको जोड़ लो। मतलब अगर x की जगह मैं इसमें अगर मैं इस चीज को जोड़ूं तो ये आ जाएगा, चेक कर लेना नहीं तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ गया? ऑप्शन नंबर बी। चेक करके देख लो, इसमें अगर आप इस चीज को, मतलब x का मान आया ना ये चीज, अगर मैं इस चीज में इस चीज को जोड़ूंगा तो ये आएगा, चेक करके देख लेना, नहीं तो यहीं से देख लो। एक इसमें यहां पर जोड़ना ना, a क्यूब में 2a क्यूब जोड़ूंगा तो 3a² बनेगा, बिल्कुल बनेगा। b क्यूब में 3 तो 4b क्यूब बन जाएगा, माइनस के कट जाएंगे, प्लस का 4c क्यूब रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? तो इस चीज को जोड़ने पर ये चीज बनेगी, तो ऑप्शन नंबर बी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है? ये मैंने आपको पार्ट नंबर 6 में भी सिखाया था, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि ये बोल रहा है कि 12 माइनस 14x² माइनस 13x को आपने डिवाइड करना है 2x प्लस 3 से। तो आपके पास जो भाग कीजिए, और ये बेसिकली आपके पास भागफल क्या आएगा, इसने ये पूछना चाहता है कि भाई मैं आपको पूछूं कि 10 को 2 से भाग दीजिए तो उत्तर कितना आएगा? 5। तो उसी तरह इस चीज को अगर मैं इसको इससे भाग दूं तो आंसर क्या आएगा, वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो भाग कैसे देते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन को, ये मैंने आपको पार्ट 6 में भी सिखाया था, एक बार यहां से फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, इनको प्रॉपर वे में लिखो ना, प्रॉपर वे में। फर्स्ट बड़े घात वाली, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो मैं एक बार इनको अरेंजमेंट कर लूं, प्रॉपर वे में लिख लूं। मैं माइनस के 14x² को पहले लिख लूं, फिर माइनस के 13x और प्लस के 12 और 2x प्लस 3। अब अच्छा लग रहा है ना देखने में। अब देते हैं भाग कैसे देनी है मैं सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। x² बनाना, ये रकम बनानी है मैंने, इसके नीचे ये एज इट इज ऐसी रकम बननी चाहिए। और वो कैसे पता बना, ये पहली रकम लिखो रफ में ना, और यहां से भी x² वाली पहली रकम लिखो 2x। अच्छा माइनस का तो कुछ हुआ है नहीं, जब आप इसको काटो 2 से ये गया 7, एक x कट गया x, और माइनस का कुछ बना नहीं तो माइनस, तो मतलब यहां पर आएगा माइनस के 7x। ये पहली टर्म मिल गई, यहां लिखते हैं कई बार, इसको यहां भी लिख लेते हैं। तो अब देखो ये मतलब इस चीज, अगर मैंने यहां पर माइनस के 14x² बनाना है तो इससे गुणा करना पड़ेगा। आगे क्या बढ़ता है मेरे को कोई लेना देना नहीं है। देखो अब गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 और x गुणा x² क्या सेम रकम बन गई? ध्यान से देखो, बन गई ना। हाँ अब यहाँ प्लस माइनस माइनस और 7 21, माइनस के 21x आएगा। बस अब साइन चेंज होते हैं, प्लस प्लस ये कट जाता है, और देखो 21x में से 13x चले गए तो कितने बचे? 13, 7 और 8x बचे, 8x प्लस 12 बचे। ध्यान से देखो 8x प्लस 12, फिर से वही काम करना, अब एक बार हो गया, अब दूसरी बार यहां से बड़ी रकम 8x नीचे, क्योंकि एज इट इज 8x चाहिए मेरे को, प्लस का 8x ही चाहिए, तो 8x और तो अब किससे मल्टीप्लाई करना, वो रकम बताएगी 2x। तो x 4 से कर दो आप, तो प्लस का 4 आया, तो 4 से करो, 4 दूनी 8x बन गया और 4 ते 12 बन गया। साइन चेंज होंगे, सब कुछ कट जाएगा 0। तो कौन सा आंसर आ गया? आंसर आया मेरे पास, भागफल कितना आया? माइनस के 7x प्लस 4। इस तरीके से देते हैं भाग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ गया? फिर ऑप्शन नंबर आया माइनस के 7x प्लस 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कमीशन में भी देखने को मिल सकता है आपको। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, सो इंपॉर्टेंट रहते हैं।
तो ध्यान से देखिए, भाग देने की कोशिश कीजिए। तो देखो, मैथ ए का जो पार्ट 7 था उसमें हमने स्टार्ट किया जेवीटी का टीईटी, कौन सा, नवंबर 2019 का। कुल कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन। उसमें से पार्ट 7 में हम पहले 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग के 20 क्वेश्चन जो हैं वो उनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।